जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आपका प्रिय मित्र कमल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमल कुमार सर पर। फिर मैं आपके बीच उपस्थित हूं आपका प्यार, प्रेम, स्नेह प्राप्त करने के उद्देश्य से। और जो आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वो बात करेंगे विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि वो भी पूरे एक ही वीडियो में आपकी कंप्लीट होने वाली है। चलो अपन बात करते हैं विसर्ग संधि की। इससे पहले अपन हिंदी का एक टॉपिक अपना हो चुका है, कौन सा, व्यंजन संधि, अपन पूरी एक ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार आने वाले समय में फिर मैं एक जो संधि से अपना एक संधि का प्रकरण बच गया वो स्वर संधि। स्वर संधि के पांचों उपभेद वो भी एक ही साथ एक ही वीडियो में वो भी मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। तब तक धैर्य रखें। और साथ ही बात करते हैं आज अपन विसर्ग संधि की। जब विसर्ग संधि की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि विसर्ग क्या होता है। क्या ज्ञात होना चाहिए कि विसर्ग क्या होता है। ये विसर्ग एक अयोगवाह है। क्या है? अयोग वाह। अब ये अयोग वाह क्या होता है? ये होता है कि देखो इसके टुकड़े करके देखें तो अयोग और वाह से मिलके बना है अयोग वाह। अ का अर्थ होता है नहीं के योग में यहां लिया गया है, योग का लिया गया है जुड़कर, और वह का मतलब वहन। अर्थात ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनियां जो हिंदी व्याकरण में नहीं है फिर भी जबरदस्ती इनका क्या किया जा रहा है? वहन किया जा रहा है। इनको जोड़कर इनका वहन किया जा रहा है, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जा सकता है। जैसे बात करें अनुस्वार। अनुस्वार भी क्या होता है? एक अनुस्वार जो ध्वनि होती है, ऐसे अपन लगा देते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं? अयोगवाह ध्वनि बोला जाता है। और साथ ही बोला जाता है विसर्ग को भी क्या बोला जाता है दोस्तों? इस विसर्ग को भी अयोगवाह ध्वनि कहा जाता है। जब बात करें अयोगवाह ध्वनि का तो इनका वहन कभी भी व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होगा। ये हमेशा इनका वहन किया जाता है स्वर वर्णों के बाद। अर्थात सीधी सी बात है कि जब भी ये लगेंगे, किसी भी वर्ण के पीछे ये लगते हैं तो ये हमेशा और हमेशा स्वर वर्ण के पीछे ही इनका प्रयोग किया जाता है, व्यंजन वर्ण के पीछे इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। यह बात हुई अयोगवाह वर्ण की। जब बात करते हैं विसर्ग संधि की तो विसर्ग संधि में देखा जाए तो जो पूर्व पद होता है, जब विच्छेद अपन करते हैं संधि विच्छेद, तो उसमें पूर्व पद होता है, एक पद होता है उत्तर पद। जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण होगा वो एक स्वर वर्ण होगा और स्वर वर्ण के बाद ही विसर्ग आएगा। ठीक है। सबसे बड़ी विशेषता है कि जैसे मान लो पूर्व पद हो गया, इस पूर्व पद के अंत में क्या आएगा? यहाँ विसर्ग आएगा और बाद में होगा उत्तर पद। तो ठीक है, जो विसर्ग है हमेशा कहाँ लगेगा? विसर्ग से पहले हमेशा कौन सा वर्ण होगा? स्वर वर्ण होगा। स्वर वर्ण से आप भली भांति परिचित होंगे। चलो बात करते हैं नियमों के आधार पर, इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। चलिए पहले नियम की अपन बात कर लेते हैं। नियम नंबर 1 की बात करते हैं तो उसमें देखा जाएगा आपको कि कोई भी स्वर वर्ण आ जाए। क्या? कि कोई भी स्वर वर्ण और उसके बाद क्या आए? विसर्ग। देखो विसर्ग से पूर्व कोई भी स्वर वर्ण आ जाए, जो भी 11 स्वर वर्ण है उसमें से कोई भी स्वर वर्ण आ जाए, उसके बाद किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अगर वर्ण आता है तो उसके बाद विकार उत्पन्न होगा। विकार उत्पन्न होने के बाद जो बदलाव होता है उसी को अपन संधि कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि विसर्ग के बाद या तो स्वर वर्ण हो जाए या फिर व्यंजन वर्ण हो और इनके मेल करने पे जो विकार उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। यह हुई सामान्य से विसर्ग संधि की परिभाषा। तो देखो इसको मैं यहां से डायरेक्ट लिख देता हूं कि कोई भी स्वर वर्ण हो तो स्वर वर्ण के बाद क्या हो? विसर्ग हो। ये डायरेक्ट लिख देता हूं यहां से, कोई भी स्वर वर्ण हो, स्वर वर्ण के बाद क्या हो? विसर्ग हो। और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का, वर्ग पहले बता चुका हूं, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण होता है। जैसे क वर्ग की बात करें तो क और ख ये दो होते हैं पहले दूसरे, उसी प्रकार च और छ। ठीक है। इसी प्रकार ट वर्ग का ट और ठ हो जाता है। ठीक है। उसी प्रकार देखा जाए तो त और थ, त वर्ग के 2 आ गए और प का कौन कौन सा आ गया? प और फ वर्ण आ गया है। अपन ने पहले क्या है? पहले और दूसरे वर्ण उठा लिए किसके? प्रत्येक वर्ग के। नियम ध्यान रखेंगे, किसी भी स्वर वर्ण के बाद कोई विसर्ग आता है, उसके बाद किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आता है तो इस विसर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पर? इस विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? बदलाव होगा। इस विसर्ग के स्थान पर बदलाव होगा। बदलाव क्या होगा? ध्यान से सुनेंगे। अब यदि इधर पूर्व उत्तर पद होगा, उत्तर पद का प्रथम वर्ण यदि क और ख आ जाता है
तो कौन सा होगा, च और छ आ जाता है तो कौन सा बदलाव होगा, ट या ठ आ जाता है तो कौन सा होगा। ऐसे ही क्रम से इनके नीचे भी देखेंगे कि कौन सा बदलाव होगा। इसको याद रखने की आपको एक तरीका बताता हूं कि जो अपने ये जो तीनों सकार होते हैं, कौन से, ये जो तीनों स होते हैं, ये इनके स्थान पर आएंगे। किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर ये तीनों स आने वाले हैं। तो इस नियम को याद करने का तरीका है कि आपको फर्स्ट वाला और क्या है, लास्ट वाला, ये दोनों क्या है, क्रम छोड़ देने हैं। जो मैंने लिखा उसमें से फर्स्ट और लास्ट का छोड़ेंगे, बाकी जो 3 बचे हैं उनको सेकंड से स्टार्ट करेंगे, अंत तक लेके जाएंगे। तो क्या हो गया, ये हो गया स, ये मूर्धन्य स और ये दंत्य स मैंने लिख दिया। क्रम से लिखा, देखो फर्स्ट को छोड़ दिया और लास्ट को छोड़ दिया, तीनों जगह लगा दिया। तो सीधी सी बात है, नियम बन गया। देखो कि विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, यदि च और छ आ जाता है तो इस किसके, विसर्ग के स्थान पर कौन सा स हो जाएगा, तालव्य स हो जाएगा। और जब ट और ठ आता है तो मूर्धन्य स हो जाएगा, और त और थ आता है तो दंत्य स हो जाएगा। भाई साहब ये बात तो हो गई तीनों की। फिर सर आपने फर्स्ट और से लास्ट वाला छुड़वा दिया तो इनके स्थान पर क्या होगा, कोई बात नहीं, ये हमेशा इन दोनों के बीच में रहा है। तो ये यहाँ कहता है ये मूर्धन्य स का हमेशा मैं आपके मध्य में आया हूँ, क्यों ना इस बार पहले और लास्ट में मुझे रख दो। तो इस नियम में क्या होता है, इसकी बात मान ली जाती है। और ये लो साहब, इसको भी यहाँ बिठा दिया और इसको भी कहाँ बिठा दिया, यहाँ बिठा दिया। ये हो गया आपका नियम कंप्लीट। सीधा सा नियम है, समझ में आ गया होगा कि जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको क्या, जब कोई विसर्ग होगा, विसर्ग से पहले क्या होता है, स्वर वर्ण आता है। और जैसे मान लो क ख आता है तो विसर्ग के स्थान पर छ कर दिया, और ये वाला च छ आ गया तो विसर्ग के स्थान पर छ, ये कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया। साफ साफ समझ में आ गया। उदाहरण से और समझ लेते हैं। देखिए उदाहरण के माध्यम से अपन इनको समझते हैं। तो देखो मैंने लिखा पूधने कर। जैसा कि नियम में मैंने बताया कि कोई भी स्वर वर्ण होगा, उस स्वर वर्ण के बाद विसर्ग होगा। देखो यहाँ पे प में स्वर वर्ण है पू ऊ, और ऊ के बाद क्या है, ये विसर्ग है। तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या बदलाव होगा, नियम में देखना है, क और ख आता है तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, ये मूर्धन्य स आ जाएगा। बस इसके स्थान पर ये मूर्धन्य स लगाना है और संयुक्त करके लिख देना है। बहुत ही आसान है, बहुत सीधा सा है। देखो साहब ये आ गया सर हमें, तो देखो ये इसके स्थान पर हमने स कर दिया था, मूर्धन्य स आधा आएगा, और ये लो साहब पुष्कर, सीधा सा है ना। उसी प्रकार और अपन ले लेते हैं। देखो काय ले लूं मैं, चतु विसर्ग लगा दिया, चतु के बाद देखा मैंने कौन लिख दिया, करा सर आपने जैसे बताया, देखा हमने क के बाद स आता है तो इसके स्थान पर ये लो हमने मूर्धन्य स कर दिया, ये लो सब चतुष्कोण हो गया, है ना। बहुत आसान, बहुत सीधा है। उसी प्रकार देखो इसके छ के भी और भी उदाहरण है, अपन समझ लेते हैं। एक बार इन दोनों को लिख लो या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि और भी उदाहरण मैं एक साथ लिख देता हूं, आप लोग इसको सोल्व करते रहना। नहीं तो किसी भी पाठ्य पुस्तक का आप सहयोग लेना, वहां से जितने भी आपको उदाहरण मिलते हैं आप करते रहें। आपको बिल्कुल ये नियम याद रखना है, बस नियम आपको याद है तो आप कहीं भी मात नहीं खाने वाले हैं, ये है पक्की बात है। बात करते हैं जैसे कौन से ये छ के अपन उदाहरण लें। तो देखो मन धन चेतना, बिल्कुल आप कर देंगे, एक बार करें। और भी मैं उदाहरण लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया आ धन चरिए। अब यहाँ पे सत होगा, लेकिन होगा कौन सा आपको यहाँ देखना है। जैसे मैंने उदाहरण ले लिया हरि धन चंद्र। देखिए तीनों को करके देखते हैं कैसे हुआ। देखो इस विसर्ग के बाद क्या है, देखो विसर्ग से पहले हमेशा क्या आएगा, कोई भी स्वर वर्ण आएगा, ये तय है, निश्चित है, क्योंकि किसी भी व्यंजन वर्ण के बाद विसर्ग नहीं आता है। ये तो आपके माइंड में बिठा लेना है, ठीक है। उसके बाद देखा अपन ने यहाँ पहले क आ रहा था तो ये वाला स करा था मूर्धन्य से। अब जब ये छ आ गया तो कौन सा करेंगे, जब छ आ जाता है तो तालव्य स करते हैं। तो बस इसी विसर्ग के स्थान पर बदलाव करना है, इसमें भी इसके स्थान पर, इसमें भी इसके स्थान पर। बस क्या लाना है, ये जो स दिख रहा है आपको नियम में, कौन सा तालव्य स दिख रहा है, ये आपको लाना है। सीधा सा नियम है, ये लिख दिया सर जैसे आपने बताया वैसे। ये हो गया मनस चेतना, कर दिया होगा आपने। उसी प्रकार देखो इसका कर दिया होगा आश्चर्य, सिर्फ उसी के स्थान पर सर लाना है, बस सीधा सा है। इसी में भी देखो हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, इसी प्रकार इसमें विसर्ग संधि हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार देखो टठका देख लेते हैं, एक बार इन तीनों उदाहरणों को भी लिख लेना। और भी उदाहरण आप देख सकते हैं कहीं से भी। देखो इनको मैं साफ नहीं कर रहा नियम को एक साथ, इसलिए बाकी इसके टठ के उदाहरण देख लेते हैं। देखिए टठ के उदाहरण लेते हैं, सभी ले लेता हूं एक बार में। धनु एक बार करके देखें आप, क्या हो गया, एक धनुष टंकार का करके देखें। एक लिखता हूं मैं चतु, एक बार करके देखें इसमें कौन सा आ जाएगा। एक लिखते हैं
इसका करें, देखें, साथ के साथ करते हुए चले आप। ये लो, एक और ले लेते हैं, देखो क्या क्या होगा। विसर्ग है, विसर्ग के बाद किसी वर्ग का पहला दूसरा कौन से वर्ग का है, ट वर्ग का है। ट में कौन सा आएगा विसर्ग के स्थान पर, ये सीधा सा हो गया। क्या हो गया, ये हो गया धनु, और ये और बाकी था ऐसे कैसे लिख दिया, बहुत ही सीधा सा है। उसी प्रकार इसको देखो, ये चतु कर दिया, और ये कौन सा आएगा, त वाली लाइन में ये आएगा। देखो त और थ लाइन में कौन सा आता है, ये तो ये कर दिया। प वाली लाइन में देखो, सॉरी ये प है तो प वाली में स है, तो ये लो। अब ये आ गया, त वाला आ गया, तो इसमें क्या हो गया, वी तो ऐसे कैसे, विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे, त आया है, तो देखो त आया है तो कौन सा आएगा, दंते सा आएगा, तो ये दंते लिया, और बाकी ऐसे कैसे लिख दिया। उसी प्रकार देखो इसमें क्या आएगा, ये वाला आएगा, त है ना, तो वही वाला दंते सा आएगा। अब बताओ इस नियम में कहाँ समस्या है, बहुत ईजी नियम है, बहुत सीधा नियम है ना। ले इसका स्क्रीनशॉट ले आप। चलो और भाई इसके बाद बात करते हैं नियम नंबर 2 की। पहला नियम क्लियर हो गया होगा आपका। जब दूसरे नियम की बात करते हैं, देखो पहले नियम की कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। इसमें कुछ अपवाद स्वरूप या कुछ इसमें नोट लगा के लिखेंगे। नियम नंबर 1 में ही क्या है, आपको नोट लगा के लिखना है। साथ ही क्या लिखना है कि देखो जब बात अपन ने देखा था कि कोई भी स्वर वर्ण होगा उसके बाद विसर्ग आएगा, उसके बाद किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है, तो क्या करते हैं, तीनों से आते हैं क्रम से। अब वो कौन कौन से आते हैं मैं आपको बता चुका हूँ तीनों के बारे में। जब बात करते हैं इस नियम की बात, तो क्या होता है कि एक नोट लगा के लिखना कि अ और आ वर्ण के बाद, कब कि यदि विसर्ग से पहले कौन सा वर्ण हो, अ या फिर आ वर्ण हो। याद रखना है, पहले सारे आ रहे थे, नहीं कोई सा भी आ जाए, कौन सा स्वर वर्ण, इसमें आएगा अ या फिर आ स्वर वर्ण के बाद विसर्ग आता है। और इसके बाद जब क या फिर ख या फिर प या फिर फ वर्ण आ जाए, उस समय क्या होता है कि इस विसर्ग के स्थान पर कोई बदलाव नहीं होता है। क्या नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ये नोट लगा के लिख लेना। उसी नियम का ये अपवाद स्वरूप आप इसको बता सकते हो, लेकिन अपवाद नहीं कहेंगे, नोट लगा के लिख लेना। विशेष तौर से लिख लेना कि जब अ और आ वर्ण के बाद विसर्ग आता है, इससे पहले कोई भी स्वर वर्ण आ रहा था, परंतु यदि अ आ के बाद आ जाए और इधर क ख या प फ आता है, तो क्या होता है, इस विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होगा, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा। जैसे बात करें, आपने देखा होगा प्रातः धन काल। अब आपने प्रातः काल में देखा होगा, प्रातः काल ऐसा ही लिखा जाता है, प्रातः काल। बिल्कुल ये विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा, क्योंकि यहां देखो त में क्या है, अ के बाद विसर्ग है। मैंने बताया अ और आ के बाद में यदि विसर्ग आता है और विसर्ग के बाद में क ख या फिर प फ आता है, तो क्या होगा, इस विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होगा। परंतु शर्त क्या, कि विसर्ग से पहले आपको आ का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आपने आ का विशेष ध्यान रख लिया तो निश्चित तौर पर यह नियम आप कभी नहीं भूल पाएंगे। देखें आगे और देखो, एक और है, शुद्ध अशुद्धि में कई बार पूछा गया है, और आप भी हमेशा इसको क्या करते हैं, अशुद्धि बोलते हैं और अशुद्धि लिखते हैं। ये लो साहब, आज के बाद नहीं करेंगे आप इस प्रकार की अशुद्धि। क्यों नहीं करेंगे, कि अब ये वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद नहीं होगा। मैंने कहा विसर्ग से पहले आ है, उसके बाद क होता है, तो विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होगा, तो क्या हो गया, मनः कामनाएं होगा। परंतु आप क्या कहते हैं, किसी को भी मनोकामना देते हैं, तो मेरी मनोकामना आपके साथ। अरे भाई मनोकामना नहीं रे दोस्तों, मनोकामना नहीं, क्या होगा, मनः कामना। शुद्ध रूप कौन सा होगा, मनः कामना। यह शुद्ध अशुद्धि में भी पूछा जाता है, विशेष तौर से आप ध्यान रखेंगे इसका। शुद्ध अशुद्धि में भी पूछा जाता है, करके अपन ने उदाहरण ले लिए हैं। इसमें देखो एक उसका भी देते हैं, प का भी मैंने लिखा, अधः धन पतन, ये भी पूछा जाता है शुद्ध अशुद्धि में। तो देखो अ और आ के बाद यदि विसर्ग आता है और इसके बाद यदि प या फ में से कोई एक वर्ण आता है, तो विसर्ग के स्थान पर बदलाव नहीं करेंगे। क्या हो गया, सेम टू सेम ऐसे के ऐसे लिख देंगे। परंतु क्या होता है, इसको अधपतन तो कोई बोलता ही नहीं है भाई साहब, सबके सब अधोपतन बोलते हैं, क्योंकि उच्चारण गलत कर रहे तो लिखेंगे भी गलत। और एग्जाम में पूछ लिए गए शुद्ध अशुद्धि में, तो फिर आप गलत करेंगे। तो क्या करेंगे, इसका अधोपतन नहीं होगा, अधः पतन ही होगा, इसका अधोपतन नहीं होगा। अगर इसका मनः कामना, जैसे मान लो आपने मनोकामना कर दिया, तो मनोकामना क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा इसका गलत रूप। इसी प्रकार इसका अधोपतन क्या हो जाएगा, गलत, अशुद्ध रूप होगा इसका। इसलिए इसका ध्यान रखें दोनों का।
शुद्ध अशुद्धि में भी पूछ लिया जाता है। नोट करके ये विशेष चीज़ लिख लेंगे। इसके साथ ही आपको 5-6 पद और हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ देखो, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या इस नियम को आप लिख लो। देखो, इनको मैं साफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये अपने को समझाने में भी सहायक होंगे आपको, इसीलिए मैंने इधर के साइड में लिख रखे हैं। बार बार लिखने की बजाय मैंने सोचा क्यों ना एक बार बोर्ड पर लिख लिया जाए है। चलो, इसके बाद बात करते हैं। देखो, ये तो एक हो गया था विशेष नियम, और इसी में बात करें तो आपको कुछ और पद याद रखने हैं। कौन से? कि वही यदि अ या फिर आ के बाद विसर्ग आता है, ठीक है, और उसके बाद कौन कौन से? एक तो पति, एक पद, एक शब्द याद रखना है पति के बाद में पर, पति पद पर, कार, कृति और कर। ये आपको 6 शब्द याद रखने हैं। कौन कौन से? अ और आ के बाद में विसर्ग आए, ठीक है। उसके बाद ये पति, पद पर, कार, कृति, कर, ये शब्द आते हैं। तो देखो, जब विसर्ग के बाद प आता है तो मूर्धन्य से आता है, ठीक है। प आता है तो मूर्धन्य आता है, प आता है तो मूर्धन्य आता है, क आता है तो भी कौन सा आता है? मूर्धन्य आता है। परंतु इन पदों को आपको विशेष ध्यान रखना है, इन 6 पदों के साथ मूर्धन्य से नहीं आएगा। अ और आ के बाद यदि ये 6 शब्द आते हैं तो फिर आपको इसके स्थान पर जो बदलाव करना पड़ेगा वो दंते से लाना पड़ेगा। कौन सा से लाना है आपको? दंते से लाना है। इनको आप अपवाद स्वरूप याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु आपको कौन सा से लाना है? ये कौन सा? दंते से लाना है। देखिए, इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे मैंने लिखा भा धन, ये ले लिया पति, क्या हो जाएगा? देखो, मैंने कहा था आ के बाद विसर्ग आता है, उसके बाद में पति शब्द दिख गया, देखो पति दिख गया, तो क्या होगा? फिर यहां पे तो आना कौन सा चाहिए था प्रथम नियम से? षटकोण वाला से। कौन सा? जिसको मूर्धन्य से अपन बोल सकते हैं, परंतु आएगा कौन सा? दंते से आएगा। कौन सा आएगा? दंते से आएगा। क्या हो गया? बासपति इसका सही रूप होगा। कौन सा होगा? बासपति होगा। जैसे मैंने लिखा वन धन पति, क्या हो जाएगा? वनस्पति। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वनस्पति हो जाएगा। ये लो, घृणा धन पद, कौन सा हो जाएगा? घृणास पद। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी प्रकार में और भी आपके समक्ष उदाहरण लिख देता हूं। जैसे परस्पर का देख लेना आप, पर धन, देखो घृणा से विसर्ग, धन, एक मिनट, पर, क्या हो जाएगा? परस पर। इसी प्रकार बात करें नम धन कार, और भी किसी पाठ्य पुस्तक से आप उदाहरणों करके देख सकते हैं। इस प्रकार ये हो गए अपने नियम नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसके अपवाद थे, वो अपवाद भी अपन देख चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं आगे वाले नियम की। इसके बाद देखो भाई, बात करते हैं नियम नंबर 2 की। अब नियम नंबर 2 बहुत छोटा है रे भाई। क्या? कि कोई भी स्वर वर्ण आ जाए और उस स्वर वर्ण के बाद यदि ये तीनों से आगे, तो फिर क्या करें भाई सर? हम आ सकते हैं ना। जब पहले किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आ रहा था तो स तीनों समय से एक से आ रहा था। कौन सा आ रहा था? अब आप उससे भली भांति परिचित है, आपको बताने की कतई आवश्यकता नहीं है, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। क्रम याद रखेंगे, पहला और लास्ट का छोड़ेंगे, तीनों को क्रम से लिखेंगे, जो बीच में था उसको आगे लगाएंगे, जो बीच में था उसको पीछे लगाएंगे। क्रम याद हो गया है। उसके बाद हमें 6 पद याद रखने। कौन कौन से? पति पद पर कार कृति कर, यदि के बाद विसर्ग आता है और पति पद पर कार कृति कर आता है तो हम क्या है? दंते से लेके आएंगे, वहां पे हम मूर्धन्य से नहीं लेके आएंगे। उसी प्रकार अ और आ के बाद में यदि विसर्ग आ जाए और क या ख या प या फ आता है तो नो चेंज करेंगे हम विसर्ग में। ये हम समझ चुके हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हम इसको मन में उतार चुके हैं। उसके बाद बात करें कि यदि तीनों से आ जाए तो कुछ नहीं करना है, इसके स्थान पर बदलाव करेंगे। किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर विकार उत्पन्न होगा। क्या होगा? यदि ये स आ गया तो यही से आएगा विसर्ग के स्थान पर, ये आ गया तो ये वाला ही से, और ये आ गया तो ये वाला ही से। सर ये तो बहुत सीधा सा नियम है, बिल्कुल सीधा ही। तो मैंने कब कहा कि ये कठिन है? देखो उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैंने लिखा नमः धन शिवाय,
बिल्कुल सर, देखो जैसे आपने नियम में बताया, हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि जब विसर्ग के बाद यदि इससे आता है तो क्या करेंगे, जो यहाँ है वही इसके स्थान पर ले आएंगे। ये लो साहब, ये नम है, ये आधा है तो आधा ही आएगा। देखो सिवाय ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो या इसको मात्रा के अंदर भी ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होगी, दोनों ही रूप इसके सही माने जाते हैं। इसके मात्रा के अंदर भी ला सकते हो इसको और बाहर भी रख सकते हो। जैसे मैंने लिखा राम, राम के बाद विसर्ग है और मैंने लिख दिया षष्ठी। सर जैसे आपने कहा था, जैसा नियम में लिख रहा है, देखो विसर्ग के बाद स है तो विसर्ग के स्थान पर यही स आ जाएगा और क्या हो जाएगा, ये देखो साहब राम, ये षष्ठी। बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है, बहुत इजी नियम है ना भाई, बहुत इजी ना। उसके बाद देखो मैंने लिखा वये, विसर्ग बाद है, फिर लिख दिया षष्ठी। सीधी सी बात है, यहाँ आगे ये वाला स है तो विसर्ग के स्थान पर ही ये वाला स ले आएंगे, है ना, बहुत इजी नियम। और भी अन्य उदाहरण हैं, किसी भी पाठ्य पुस्तक का आप क्या है सहयोग लें और सारे उदाहरण करने का प्रयास करें। कोई टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें तो वहां इस प्रकार के नियमों को अप्लाई करेंगे तो सभी प्रश्न आपको आ जाएंगे। इस नियम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ले लिया होगा। अब बात करते हैं साहब आगे वाले नियम की। देखो अन्य उदाहरण आप कहीं से भी देख लें, अगर किसी उदाहरण में आपको समस्या आती है, इस नियम के आधार पर कोई नियम लग नहीं रहा है उस उदाहरण में या गलत जा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट छाप दें, उसका समाधान आपको यथाशीघ्र जैसे भी मैं देखूंगा आपका कमेंट्स आपको मिल जाएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं नियम नंबर 3 की। अभी पहले नियम में अपन ने क्या देखा कि जब किसी भी स्वर के बाद विसर्ग आ रहा था तो ए और आ क्या करता है, एक विशेष अधिकार लेता है। वो जैसे क, ख और प, फ पे नो चेंज कर रहा था, उसी प्रकार फिर आगे वाले नियम में भी कुछ ऐसे ही करने वाला था। तो जब ये नियम बनाने लगे तो उससे पूर्व अपन ने क्या कर दिया कि ए आ से भिन्न, ए और आ स्वर वर्ण से, ये लिख दिया मैंने, स्वर वर्ण से भिन्न कोई भी स्वर हो, भिन्न कोई भी स्वर हो और उसके बाद क्या आ जाए, विसर्ग आ जाए। अब देखो ये अपन ले चुके हैं, किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण बाद में, ये तीनों सभी ले चुके हैं, बाकी जो बचे सारे एक साथ उठा लो, ठीक है। तो ये सीधी सी बात थी कि अ आ वर्ण के बाद सॉरी अ आ वर्ण से भिन्न कोई भी स्वर वर्ण हो, ई हो सकता है, ऊ हो सकता है, कोई भी री हो सकता है, ई हो सकता है, दीर्घ ई हो सकता है, कोई सा भी स्वर वर्ण आ सकता है, लेकिन अ आ नहीं होगा। इससे पूर्व इस नियम में ध्यान रखेंगे, अ आ नहीं होगा। उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, किसी भी वर्ग का चौथा और पांचवा वर्ण आ जाए। ये लो अब ये पहले ले लिए, बाकी जो बचे ये भी उठा लिए अपन ने। और कौन से बच गए, इसका नियम नंबर 2 में प्रयोग कर ही लिया, ये बचे अंतस्थ, ये ले लिया, ये र ल और वह भी ले लिया। अब देखो रे बेचारा ये ह अकेला बैठा था तो इस ह को भी उठा के इसमें रख लिया, ले भाई तू भी आ जा। बचे कौन से, मैंने कहा था इसके बाद यदि स्वर भी आए, लो भाई साहब कोई भी स्वर वर्ण आ जाता है इसके बाद भी, तो भी इस प्रकार की कंडीशंस में इसके स्थान पर क्या होगा, इस विसर्ग के स्थान पर बदलाव होगा। और बदलाव क्या होगा, ये र का बदलाव होगा। क्या आ जाएगा, र आ जाएगा। नियम से इसको समझने का प्रयास करते हैं, उदाहरणों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने लिखा धनु के बाद में विसर्ग है, उसके बाद लिखा मैंने धारी। अब देखो मैंने क्या कहा था, अ आ वर्ण नहीं होना चाहिए इस विसर्ग से पूर्व। इस नियम की विशेषता यही है कि इससे पहले अ आ विशेष तौर से ध्यान रखना है कि है या नहीं, नहीं होना चाहिए। अ आ होगा तो क्या होगा, वो आगे वाले नियम में उसके पर चर्चा करेंगे। यहां जब बात करते हैं, देखो इस विसर्ग से पहले अ आ तो नहीं है ना, नहीं है, क्या है, ऊ है। इसीलिए इस विसर्ग के स्थान पर बदलाव क्या होगा, र। उसके बाद देखना है यहाँ किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तो नहीं है ना, देख लो पहले दूसरे का अपन पहले नियम में बात कर चुके हैं, नहीं है। देखो ध है, ध कौन से का है, ये देखो ये रहा, तय वर्ग का चतुर्थ वर्ण है ध। बिल्कुल देखो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण देखना है आपको। अरे ये नहीं तो इतना याद रख लो कि पहले नियम में अपन ने किसी भी वर्ग का पहला दूसरा उठा लिया था, इसके अलावा अगर कोई भी और आता है, क्योंकि सहसा का मैंने तरीका बता ही चुका हूं, उसके अलावा कोई सा भी वर्ण आए, बस आगे इतना सा ध्यान रखना है कि आ नहीं होना चाहिए, बस उसके स्थान पर र करना है। जैसे इसके स्थान पर क्या कर देंगे, र कर लिख दिया तो क्या हो गया, धनु। र करा तो र आगे वाले वर्ण के कहां बैठेगा, ऊपर बैठेगा, ये हो गया धनुर्धारी। इसी प्रकार देखो आगे और देखो,
बही और ये गमन। सर जैसे आपने बताया, हमने देखा विसर्ग से पहले अ नहीं है, इसीलिए इस विसर्ग के स्थान पर र करेंगे। आगे देखा किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण है, इस प्रकार कौन सा हो गया है, यहाँ बहिर्गमन हो जाएगा। र का र आदेश हो जाएगा किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर। क्या हो गया भाई, ये हो गया बहिर्गमन। बहुत ही सीधा सा नियम है, सीधा सा नियम है, कतई दिक्कत नहीं आ रही है सर समझाने के बाद, ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं आप, बिल्कुल। और उदाहरण देखते हैं, ये लिख दिया मैंने, एक उदाहरण इससे ले लेते हैं, किससे, स्वर से लेते हैं। ज्योतिर मैंने लिख दिया आदित्य। देखो रे भाई, यह कहा था मैंने स्वर भी आ जाए, देखो कोई भी स्वर वर्ण भी आता है तो इस विसर्ग से पहले देखना है आ तो नहीं है ना, नहीं है साहब, ई है, इसीलिए इसके स्थान पर र कर दिया। र किया तो ये ज्योति ऐसे के ऐसे लिख दिया, उसके स्थान पर क्या आया था, र आया था, र आधा था, आधे में आ मिला तो रा पूरा हो गया, और दित्य ऐसे के ऐसे लिख दिया। क्या हो गया, ज्योतिरादित्य हो गया। इसी प्रकार ज्योतिरादित्य में कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई भाई साहब। ये हो गया नियम नंबर आपका 3। अब मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और भी उदाहरण आप देखना, मैं बार बार कह रहा हूं, और भी उदाहरण देखना, नहीं तो मैं है क्या कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, उस पर आप जुड़ना, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा जिसमें आपको अन्य उदाहरण भी आपको मिलते रहेंगे। चलो ये बात हुई नियम नंबर 3 की। चलो तो भाई नियम नंबर 3 हो गया ये अपना कंप्लीट। इसके बाद बात करते हैं नियम नंबर 4 की। इसी के साथ लगभग आपकी संधि भी कंप्लीट होने वाली है रे भाई, विसर्ग संधि। देखो रे भाई, ए आ को अपन ने छोड़ा था ना, ए आ से भी ने ले लिया था, तो ये लो भाई, ए और आ को भी अपन ले लेते हैं। ए और आ के बाद में क्या आए, जब विसर्ग आ जाए और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर जो भी वर्ण बच गए सारे वर्ण ले लिया। बात जब स्वरों की करी जाती है तो क्या कहता है, ए और आ, इसको लाडला स्वर में कहता हूं। और लाडला इसीलिए कहता हूं क्योंकि जब ए और आ आता है तो क्या कहता है, ये अपनी मनमानी करता है, विसर्ग संधि में आके हमेशा विशेष अधिकार मांगता है यहाँ आगे। इसीलिए लाडले स्वर की बात करें तो ये कहता है कि यहाँ पे मैं सभी स्वरों को नहीं रखूंगा इस नियम में, सिर्फ ए वर्ण को रखूंगा। कि यदि ए और आ के बाद में कोई भी क्या है, विसर्ग वर्ण आता है और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये है, इनमें से या फिर अवर्ण, इनमें से कोई भी एक वर्ण आता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, इस विसर्ग के स्थान पर, देखो भाई, वैसे इस विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, ऊ आता है, लेकिन ऊ के बाद क्या है, जब इससे पहले ए आ होता है तो गुण संधि में आपने एक नियम देखा होगा, ए और आ के बाद में ऊ होता है तो उसके स्थान पर ओ कर देते हैं। तो अपन यहाँ डायरेक्ट ऊ नहीं रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, ओ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। उसके साथ ही आपको नोट लगा के विशेष तौर से इसमें लिखना है क्या, कि यदि इस अगले बाद में ये विसर्ग जो आएगा इसके स्थान पर ओ करेंगे, यदि इस ओ से पूर्व, ऐसे लिख लेंगे एक बार कि विसर्ग के स्थान पर आए हुए ओ वर्ण से पूर्व तथा बाद में अ या आ वर्ण हो तो उसको शून्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। इस लाइन को आप एक बार नोट कर लें। अभी जैसे अपन उदाहरण समझेंगे उसमें और समझा दूंगा। क्या दोबारा देखेंगे कि मैंने कहा इस नियम में कि ए और आ के बाद में विसर्ग आता है और विसर्ग के स्थान पर ओ करेंगे कब, यदि आगे उत्तर पद का प्रथम वर्ण कौन सा हो, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य है और अवर्ण आता है तो मैंने कहा कि जब ओ आदेश करेंगे, देखो ओ आ जाएगा, यही कहा ना, विसर्ग के स्थान पर क्या हुए, आए हुए ओ के बाद ओ, यहां इससे पूर्व यदि कोई अ या आवरण हो या इसके बाद अ या आवरण हो तो उसको क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। शून्य का मतलब है कि वो जिस पे भी लग रहा है उसको अपन क्या मानेंगे, स्वर रहित मानेंगे। उससे पूर्व व्यंजन को क्या मान लेंगे, स्वर रहित मानेंगे। अभी बात करते हैं ये नोट वाली लाइन का भी, इसको मैं साफ कर देता हूं उदाहरण से समझने के लिए। जैसे मैंने लिखा, उदाहरण देखते हैं, अध के बाद विसर्ग और मैंने लिखा गामी।
अब देखो इससे पूर्व जो नियम में देखा था तो विसर्ग से पहले अ से भिन्न क्या था, कोई भी स्वर वर्ण था, परंतु यहां क्या है, अ और आ में से एक आएगा। यहां पे देखो अ है, अ के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा य लव है और अ वर्ण आता है तो क्या करेंगे, इसके स्थान पर ओ आदेश करेंगे। उसके बाद एक नोट डलवाया था, माइंड में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा ओ लगवा दिया, ये ओ आदेश कर दिया, लेकिन कहा था कि इस ओ को आदेश करने के बाद, इसके बाद या इससे पूर्व यदि कोई अ या आ वर्ण आता है तो उसको क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे। तो यहां देखो जब आदेश कर दिया ओ तो लिखा मैंने देखो अध, ये ओ आ गया, उसके बाद गामी। अब इससे पूर्व देखो कोई अ वर्ण है क्या, बिल्कुल है, इस ध में अ वर्ण छुपा है, यहाँ पे नहीं है कोई, तो इससे पूर्व या बाद में कोई भी अगर अ या आ वर्ण आता है तो उसको क्या मानेंगे, शून्य रहित मानेंगे। बोले तो शून्य मानेंगे। तो इसमें से इसको अरहित मानेंगे, शून्य मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, जब ये ओ इसमें मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अधोगामी, जब जाके इसका रूप बनने वाला है। ये जो शून्य वाली बात है आपको समझ में आई होगी। उस नोट को देखेंगे और भी उदाहरण आप करके देखेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। जैसे ही मैंने लिखा सर धन जय, देखो रे भाई यहाँ पे कर देंगे ओ, जब ओ किया तो इसके अंदर जो इससे पूर्व अ है तो उसको क्या मान लेंगे, उसको शून्य मान लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो गया सरोज। उसी प्रकार देखो यश धन दा, क्या हो गया है, ओ कर देंगे, इसके स्थान पर क्या हो गया, यशोदा। उसके साथ ही देखो रे भाई तिर धन हित कर दिया, क्या हो गया, तिरो हित हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार मनोहर, मनोभाव, पयोधर और भी अन्य उदाहरण है। प्रत्येक उदाहरण या कोई भी जो उदाहरण है आपके पास, कोई भी पुस्तक है उसका आप सहारा लेंगे और अनेक उदाहरण करने का आप प्रयास करेंगे। उसके बाद देखो रे भाई इसमें बचा क्या है, जब अ आ के बाद में ये वाले वर्ण ले लिए, अ वर्ण ले लिए, तो बस छोटी सी चीज़ बच रही है कि अ आ के बाद विसर्ग आ जाए और अ से भिन्न स्वर वर्ण आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे, देखो ये भी देख लो साथ के साथ ही, सारा ही कंप्लीट। ये लो साहब अ आ के बाद में ये अ से भिन्न कोई स्वर आ गया तो ये लो साहब ऐसे भिन्न यदि कोई आ जाए क्या, स्वर वर्ण, तो फिर क्या करेंगे, इस विसर्ग का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। बस क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। जैसे देखो अथ धन एव, कई बार पूछ लिया गया है रे भाई ये, बस इसका क्या करेंगे, लोप करेंगे, क्योंकि इससे पूर्व अ है, इसके बाद अ से भिन्न स्वर वर्ण है, इसीलिए कर दिया लोप और ये हो गया अथ एव। जैसे ये और देख लो रे भाई, तप धन उत्तम कर दिया, क्या हो गया, तप, और ये उत्तम, ऐसा का ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। और भी है यश इच्छा, ये लो साहब यश धन इच्छा, क्या करेंगे आपको बता है, सिर्फ विसर्ग का क्या कर देंगे भाई, लोप कर देंगे। एक ही वीडियो में पूरी स्वर विसर्ग संधि, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। सारे नियम एक टू बैक 3-4 नियम में लगभग आपकी क्या है, विसर्ग संधि कंप्लीट हो गई है। वैसे बहुत सारे नियम बन जाते हैं इसमें बनाए तो, लेकिन कंक्लूजन के आधार पर अपन ने कुछ ही नियमों में इसकी बात कर ली है और यही से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे निश्चित तौर पर ही देखा जाए तो। इस एक ही वीडियो में अपनी विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाती है। इसी प्रकार फिर अन्य वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।